वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशा अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, यूरोपियन यूनियन की कमियां और विवाद। तो बेसिकली हमने यूरोपियन यूनियन को डिस्कस करा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन 1992 में आया, यूरोप के देशों को लेकर बनाया गया था। तो बात करते हैं इसमें किस तरह की कमियां हैं, किस तरह की विवाद हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके अंदर कमियां ना हो, विवाद ना हो। फिर भी जो संगठन आगे आते हैं, जो वर्क करते हैं, वो किस वजह से वर्क करते हैं? जस्ट बिकॉज कि वो अपनी कमियों को, अपने विवादों को सुलझा लेते हैं। और ऐसा ही एक यूरोपियन यूनियन भी है। नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर विवाद। तो यूरोपियन यूनियन में नए सदस्यों को लेकर बड़े विवाद होते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी है। और अगर किसी दूसरी अर्थव्यवस्था को मानने वाला कोई देश आता है तो बाकी के देशों से मना करते हैं, क्योंकि बेसिकली यूरोपियन यूनियन में ऐसी कंट्री शामिल है जो काफ़ी पहले से काफ़ी पैसे वाली कंट्रीज हैं। जैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ से जुड़े देश थे वह यूरोपियन यूनियन में जुड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन की जो बाकी कंट्रीज थी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। वो नहीं चाहते थे कि जो 15 गणराज्य नए आए हैं सोवियत संघ से निकलकर, उन्हें यूरोपियन यूनियन में जोड़ा जाए। यूरो का मुद्रा के रूप में सभी देशों द्वारा स्वीकार ना करना। यूरो एक मुद्रा है यूरोपियन यूनियन की जिसे सभी देश नहीं मानते। कुछ देशों का मानना है कि एक ऐसी मुद्रा है जो केवल उन देशों को फायदा पहुंचाती है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस। बाकी ज़्यादातर देशों को इससे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए कुछ देश यूरो को मुद्रा मानने से मना करते हैं। तालमेल की कमी, सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति। देखो, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो देश हैं उनकी खुद की फॉरेन पॉलिसी है। अब खुद की फॉरेन पॉलिसी होगी तो क्या होगा? अगर हर देश अपनी नीति अलग अलग तय करेगा तो एक यूनियन का मतलब ही क्या रह जाता है? यूनियन का मतलब तो सिंपल सा होता है कि एक साथ मिलकर काम को करना, बट यहाँ पे सभी देश अपनी नीतियों को अलग अलग तय कर रहे हैं। जैसे इराक पर जब अमेरिका का हमला हुआ था तो ब्रिटेन के जो उस समय प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेजर ने अमेरिका का समर्थन किया, बट बाकी जैसे जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने क्या बोला कि अमेरिका ने गलत किया, अमेरिका ने इराक के ऊपर जो हमला किया वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेजर ने ये बातें बोली, नहीं ये तो ठीक था, अमेरिका ने अच्छी कार्रवाई करी, तो जर्मनी और फ्रांस इसके अगेंस्ट हो गए। तो आप देख सकते हो जब एक यूनियन के देश आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट है तो यूनियन कैसे वर्क करेगा? प्रॉब्लम तो आएगी उसके अंदर। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिच संधि तथा यूरो को मुद्रा के रूप में मानने से इनकार कर दिया। तो देखो, जो मॉस्ट्रिच संधि है ये एक संधि है जिससे यूरोपियन यूनियन बना था। एक और ट्रीटी है जिसे लिस्बन ट्रीटी कहा जाता है, ठीक है। तो जो डेनमार्क और स्वीडन है वो ना ही तो यूरो को मुद्रा के रूप में मानते हैं, ना ही संधि को मानते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। यूरोपियन यूनियन के कई सदस्य देश अमेरिका गठबंधन से निकले हैं। अब देखो, अगर कोई देश अमेरिका के गठबंधन से आया है और वो आके यूरोपियन यूनियन में मिल गया है तो किसकी बातों को मानेगा, किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अमेरिका की आइडियोलॉजी तो रिफ्लेक्ट होगी, और अगर अमेरिका की आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होगी तो यूनियन के अंदर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। ब्रेक्जिट, ये आपके लिए करंट अफेयर का टॉपिक है। क्यों? जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं, आईआर पढ़ रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए करंट टाइम में क्या चल रहा है। हालांकि ये 2017 से चलने वाला इशू है, अब ये सॉल्व हो चुका है। ब्रेक्जिट का सिंपल सा मतलब है ब्रिटेन द्वारा यूरोपियन यूनियन से अलग होना, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे BR है ब्रिटेन के लिए, एग्जिट का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है। तो जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या माना जाता है कि जो ब्रिटेन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। तो जो ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटेन की जनता है, उनका मानना है कि जो हमारे संसाधन है उसका जो बाकी के देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे लोगों को पहले मिलना चाहिए, जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर एक रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम हिंदी में से जनमत संग्रह कहते हैं। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम का सिंपल सा मतलब होता है एक जगह पे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो सीधा यस और नो में वोट करते हैं। अगर यस के अंदर मेजोरिटी आ जाती है तो उस काम को करा जाता है, और नो के अंदर मेजोरिटी आती है तो उस काम को नहीं किया जाता। तो रेफरेंडम के तहत ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो चुका है, ठीक है। ब्रिटेन ब्रेक्जिट से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग होना चाहता है। ब्रिटेन में स्वास्थ्य संबंधी और रोजगार, अच्छा वातावरण, इन सारी चीज़ों को लेकर मांग उठी थी, जिसके बाद जनमत संग्रह हुआ और शरणार्थियों की समस्या को भी देखा गया था। देखो, शरणार्थियों की समस्या क्या, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, मानो यहाँ से कुछ लोग जॉब की तलाश में, अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में, अच्छी एजुकेशन की तलाश में ब्रिटेन आ गए,
और अब आके वो ब्रिटेन में ही बस गए। तो इससे क्या होगा, इससे ब्रिटेन को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ब्रिटेन ज़्यादा पॉपुलेशन को तो नहीं झेल सकता। ब्रिटेन की पॉपुलेशन लगभग 48.5 लाख है, हम 50 लाख कह देते हैं। अगर मानो 50 लाख से उनकी पॉपुलेशन 70 लाख हो जाए, उनके लिए बड़ी है, मैं मानता हूँ इंडिया के लिए बड़ी बात नहीं है, बट वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से इतना कैसे क्रिएट करे, जिसकी वजह से ब्रिटेन द्वारा ब्रेग्जिट की मांग की गई थी। सार्क सदस्य देश, जैसे कि आपको पता होगा सार्क बेसिकली देखो, जैसे इंडिया का ट्राई करते हैं, इंडिया का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं लगभग। लेट्स सपोज इंडिया का मैप है, तो जैसे कि आपको पता होगा श्रीलंका, ठीक है, इस जगह हमारा मालदीव पड़ेगा वाटर के अंदर, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे चाइना है, देन थोड़ा सा नीचे नेपाल, देन भूटान, ठीक है, ये तो पूरा बांग्लादेश है, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 8 कंट्रीज शामिल है किसके अंदर, शार्क के अंदर, ठीक है। तो जो शार्क का मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल के अंदर, और ये कब बना था, 1985 में बना था। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो याद रखना कहाँ हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इन देशों को याद करने की ट्रिक क्या है, इन देशों को याद करने की ट्रिक है MBBS पेन। जैसे कि आपने देखा होगा जो MBBS डॉक्टर होते हैं बहुत पेन में रहते हैं। पेन में क्यों, पूरे दिन काम करते हैं, इतने सारे पेशेंट को देखते हैं, वो खुद पेन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, M से क्या है मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, ठीक है। भारत, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो याद करने वाली बात यह है, जो अफगानिस्तान है वो 8वां देश है जो शामिल हुआ था, बाकी 7 देश तो शुरू में शामिल हो गए थे, ठीक है। अच्छा, ये नाम है, यहाँ से देख लेना, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। बेसिकली देखो ये भी एक संघ है, तो इसके भी कार्य क्या होंगे, सेम। शार्क आसियान की तरफ वर्क करेगा, यूरोपियन यूनियन की तरफ वर्क करेगा, जैसे वो आर्थिक राजनीतिक रूप की बातें कर रहे थे कि हम अर्थव्यवस्था को अच्छा करेंगे, व्यापार को अच्छा करेंगे, सेम चीज़ें किसके द्वारा बोली जा रही है, शार्क द्वारा बोली जा रही हैं। 1978 से पहले हम उसके बाद चीन द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ। तो हम बात करते हैं चीन द्वारा कौन सी आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई थी 1978 के बाद, और उससे पहले की किस तरह की चीन की नीतियाँ थी। देखो कोई भी देश होता है ना, उसके पास एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है या तो पहले की अर्थव्यवस्था का खराब होना या बाद में अर्थव्यवस्था का सुधरना। पर इसे ना थोड़ी इंडिया के वे में बात करता हूँ ताकि आपको चाइना समझ आए। देखो इंडिया को बेसिकली आज़ादी मिली थी 1947 में, तो जो इससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी ख़राब थी, बट जब इसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था हुई उसमें काफ़ी चेंज आया। एक टाइम पीरियड आता है फिर इंडिया के अंदर, वो है 1991 का, जब इंडिया ने LPG की नीति को अपनाया, जिसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई। तो इसी तरह से जो चाइना के अंदर जो रिफॉर्म्स आए थे इकोनॉमी में, वो आए थे 1978 में, ठीक है। उससे पहले की बात करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है 1978 से पहले चाइना की नीति लिखो, उसके बाद की नीति लिखो, तो उसे डिस्कस करते हैं फटाफट। देखो 1978 से पहले चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो सीमित और बंद थी। बंद और सीमित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, देखो बंद का मतलब होता है कि आप उतना ही उत्पादन करो जितना आप खुद कंज्यूम कर लो, ठीक है। आप सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे हो और सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 10 किलो आटा पिसवाया, ठीक है, मैंने 10 किलो गेहूं उगवाया और उस गेहूं को उगवाने के बाद आटा पिसवा लिया और वो उसे मैंने खुद खाया, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे मार्केट में बेचूं जाके। सेम चाइना करता था, चाइना उतना ही प्रोड्यूस करता था जितना वो सेल्फ कंज्यूम कर सके। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था काफ़ी सीमित थी, क्योंकि चाइना ने दूसरे देशों से व्यापार करना पूरी तौर पे रोक रखा था। जैसे कि आपको पता है चाइना का खुद का सर्च इंजन है बाइडू, और आपको मॉडर्न टाइम का कॉन्टेक्स्ट तो पता ही होगा कि चाइना की कमर तोड़ दी है इंडिया ने, उनके इतने सारे ऐप को बैन करके। जैसे कि आपको पता होगा टिकटॉक जो चाइना का एक बहुत फेमस ऐप था, बहुत ज़्यादा मतलब चाइना को इससे इकोनॉमिकली लॉस हुआ। इसको छोड़ के और भी सारे ट्रेड थे, उसको लेकर चाइना को लॉस हुआ। तो ऐसा ही उस समय चाइना के साथ था कि चाइना के साथ कोई व्यापार नहीं करता था उन दिनों में, क्योंकि चाइना उतना ही करता था जितने से उनका खुद का भला हो जाए। विदेशी व्यापार व निवेश ना के बराबर, तो जो उसका विदेशी व्यापार था और निवेश था वो ना के बराबर था, मतलब कुछ नहीं था सरप्लस, उतना ही जेब में पैसा था जितने से काम चल जाता था, ठीक है। तो बाकी की चीजें चाइना करता ही नहीं था। अच्छा, 1978 के बाद की बात करते हैं, आर्थिक संकट का आना और कैसे निपटा गया। देखो मुक्त नीति के माध्यम से आर्थिक सुधार, तो चाइना ने क्या करा, ओपन पॉलिसी शुरू कर दी। हर कंट्री के साथ हम ट्रेड करेंगे, कोई बात नहीं, कंट्री छोटी है बड़ी है, क्योंकि हमें तो चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। और सिंपल सी बात है, देखो आपको प्रॉफिट जब होगा जब आप हर कंट्री से ट्रेड करने को तैयार हो, ठीक है। विदेशी व्यापार व निवेश में अत्यधिक वृद्धि। अच्छा, विदेशी व्यापार और निवेश में अत्यधिक वृद्धि का मतलब क्या है,
देखो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, आपने वर्ड सुना होगा FDI। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब तक कोई फॉरेनर आपके यहाँ पे पैसा नहीं लगाएगा, फॉरेन कंपनी पैसा नहीं लगाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, आपके यहाँ ट्रेड ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो चाइना के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको पता होगा आईफोन किसका ब्रांड है? अमेरिका का है। बट आपको पता है अमेरिका का जो ब्रांड है आईफोन, इसकी एक्चुअल प्राइस होता है इसका 10 से 15 हज़ार रुपये। बट आपको होगा सर ये तो लाखों में बिकता है, क्यों बिकता है? देखो सबसे बड़ी बात है, ये ब्रांड है और ये ब्रांड अपने नाम के लिए जाना जाता है, अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ये ब्रांड ऑलमोस्ट कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? चाइना में। असेंबल कहाँ पे होता है? ठीक है, चाइना में। बट फाइनली जो स्टिकर लगता है, जो फाइनली स्टैंप लगती है, वो अमेरिका की लगती है। उसके बाद ये चीज़ें बिकती हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिससे हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे हो रही हैं और कहाँ पे आ रही है। छोटी सी बात, हमारे यहाँ जो घरों में आजकल चीनी भी आती है ना, जो कॉमन सी कॉमोडिटीज़ भी आती है, वो भी चाइना से आती है। हम उन्हें तो बाइकट नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें बाइकट करना, बहिष्कार करना हमारे हाथ में नहीं है। बट उन चीज़ों को हम जरूर कर सकते हैं जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो चाइना ने क्या करा? चाइना ने उस समय क्या करा? विदेशी निवेश को अट्रैक्ट किया अपनी ओर। उन्होंने दिखाया कि हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा है, हमारी जनसंख्या काफ़ी है, हमारे यहाँ मार्केट काफ़ी अच्छा है, आप हमारे यहाँ पैसा लगाओ, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और धीरे धीरे चाइना ने क्या करा? उन कंपनीज को अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया और खुद अपना व्यापार अपने चाइना के अंदर स्टेबलाइज कर लिया। खुले द्वार की नीति, तो इस नीति को 1978 के अंदर ओपन डोर की पॉलिसी कहते हैं इसे इंग्लिश में, क्योंकि क्वेश्चन आता है ओपन डोर की पॉलिसी लिखो या खुले द्वार की नीति लिखो। इन्हें देंग शाओपिंग नाम के एक नेता द्वारा, जिन्हें माओ कहा जाता था, चाइना में बेसिकली नेताओं को माओ कहा जाता है। माओ ऐसे नेता का नाम था वहाँ पे, जिनके नाम से माओ पड़ गया। तो इन्होंने एक नीति शुरू करी जो थी ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, खुले द्वार की नीति। और एक नीति और आई थी 1970 के आसपास, ठीक है, 80 के दशक में, जिसे कहते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी। क्योंकि चाइना में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से चाइना की सरकार वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आती है। ये वन चाइल्ड पॉलिसी क्या थी? देखो, वन चाइल्ड पॉलिसी का सिंपल सा मतलब है कि जो चाइना में कपल्स होंगे ना, उनका एक ही बेबी होगा। अगर एक से ज़्यादा बेबी होता है तो गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंड नहीं करेगी, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी सेकंड बेबी के लिए। जो भी करना पड़ेगा वो खुद कपल्स को करना पड़ेगा अपने सेकंड बेबी के लिए। हाँ, एक बेबी के पूरे खर्चे को जो भी टॉलरेट करेगा, जो भी अफोर्ड करेगा, वो गवर्नमेंट करेगी। तो जिससे चाइना की जनसंख्या काफ़ी रुक गई थी। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि हुआ क्या, जो एक मेल था, उस एक मेल के ऊपर लगभग 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आप कहोगे सर आपने कौन सी मैथ्स लगा दी यहाँ पे? देखो, बेसिकली कपल है, आप हो, आपकी वाइफ है। तो जो आपकी वाइफ के मम्मी पापा हुए और जो आपके मम्मी पापा हुए, 4 ये, आपकी वाइफ 5 और एक आप खुद 6, और अगर आपका एक बेबी हुआ 7, तो एक पर्सन के ऊपर 5 नहीं 6 लोगों की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो बेबी को हटा के अगर हम बात करें तो 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जिसकी वजह से जो चाइना का ग्राफ था वो काफ़ी नीचे गिर रहा था। ठीक है, और चाइना के अंदर इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। जैसे कि आपको पता है, इंडिया दुनिया का वो देश है जहाँ पे 60% लोग वर्किंग ग्रुप के अंदर आते हैं। देखो, वर्किंग ग्रुप का मतलब होता है 15 से लेकर 60 की एज के बीच। बट चाइना में तो क्रॉस में जा रहा है, क्योंकि चाइना में जो ओल्ड एज पर्सन है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से चाइना में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जिसके बाद चाइना ने कुछ समय बाद वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो जो आगे के बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम नीशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates, and you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.